देखिए, आज जो हम लोगों का टॉपिक है उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड के बाद बात होती है इनकम मेथड की। ठीक है, इनकम मेथड को समझते हैं। क्या है ये मेथड? नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमने कितना पैसा जनरेट किया, कितना हमने पैसा कमाया। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला चेक करिए। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें ऐड कर देते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसमें ऐड हो जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर ये मेजर 3 चीजें ऐड करते हैं हम तो हमें मिलेगा रिजल्ट हमारा NDP एट FC, यानी डोमेस्टिक इनकम। राइट, ये तो है बिगिनर्स मॉड्यूल कि भाई मेन फॉर्मूला हमारा है कॉम्पनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन अगर हम सब कंपोनेंट्स की बात करें, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर सब कंपोनेंट्स होते हैं जैसे वेजेस एंड सैलरीज, जैसे बोनस, जैसे अलाउंसेस, जैसे कैश इन काइंड बेनिफिट्स। हम बात कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, अगर हम इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। राइट, अब ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वेजेस एंड सैलरी जो सब कंपोनेंट्स है वो है क्या। वेजेस लेबरर्स को मिलता है, सैलरीज एम्प्लॉइज को मिलती है, परमानेंट एम्प्लॉइज को। बोनस हम जानते ही हैं 2 तरह का होता है, फेस्टिवल बोनस, ओकेजनल बोनस होता है, और एक होता है आपका परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है, इसके बाद बात है अलाउंसेस की। अलाउंसेस का मतलब है रीइंबर्समेंट बेनिफिट अदर देन सैलरी। रीइंबर्समेंट मतलब कंपनी का काम करते हुए अगर आपके पॉकेट से, आपकी जेब से कुछ खर्चा पर्सनल पॉकेट से लग गया है, आपकी जेब से, पर्सनल जेब से खर्चा लग गया है, तो ये खर्चा कंपनी आपको वापस कर देगी, कॉल्ड एज अलाउंस। ठीक है, ये हमने देखा। अब क्या एग्जाम्पल हो सकता है अलाउंस का? भाई कंपनी की मीटिंग के लिए पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल किया किसी एम्प्लॉय ने, तो उसका डीजल का, पेट्रोल का जो भी खर्चा है वो रीइंबर्स हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, ठीक। मेडिकल अलाउंस होता है। मेडिकल अलाउंस का मतलब होता है कि भाई कंपनी में काम करते हुए वर्कर बीमार पड़ जाता है, अगर उसने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराया तो उसको कुछ रीइंबर्समेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मेडिकल अलाउंस। ठीक है, अच्छा जी, एक होता है आपका कि भाई कंपनी ने एक आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है क्या कि जिसमें आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी की तरफ से एक फ्लैट मिल रखा है, इसको कहेंगे कैश इन काइंड बेनिफिट। लेकिन अगर वो फ्लैट अरेंज नहीं करा पा रही है कंपनी आपके लिए, कंपनी ने आपको कहा कि भैया एक काम करो, अपने अरेंजमेंट खुद कर लो, जहाँ रह रहे हो उसका जो रेंट है ना वो हम दे देंगे, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर रही है कंपनी? आपके जेब से जो रेंट गया है वो आपको वापस मिल जाएगा, कॉल्ड एज हाउस रेंट अलाउंस। समझ गए ना? समझिए, तो हाउस रेंट अलाउंस। तो अलाउंस क्या हुआ? बेनिफिट्स, रीइंबर्समेंट बेनिफिट्स अदर देन सैलरी। ना, कैश इन काइंड की बात कर रहे थे, पैसा नहीं मिलेगा, पैसे की वर्थ मिलेगी। जैसे पैसा नहीं मिलेगा, पैसे की वर्थ मिलेगी। जैसे कंपनी में काम कर रहे हो, आपको क्या मिल गया? आपको एक फ्लैट मिल गया, दैट इज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। एक रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको दिया, ठीक है, जिसमें रेंट नहीं है, आप रहिए, जब तक कंपनी में काम कर रहे हैं तब तक उस फ्लैट में आप रहिए। ठीक है, इसके अलावा कंपनी में काम करते हो, कैंटीन में जो खर्चा होता है खाने पीने का, वो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कैंटीन का खाना पीना फ्री है, दैट इज कॉल्ड फ्री मील। फ्री मील टू एम्प्लॉयज़, ये भी क्या है? आपका कैश इन काइंड बेनिफिट है। आपको कंपनी में काम करने के लिए, कंपनी के पर्पज़ के लिए आपको मोबाइल फ़ोन दे रखा है, आप उसका यूज़ करिए, दैट इज़ योर कैश इन काइंड। लैपटॉप मिल रखा है, कैश इन काइंड। ठीक है, ये सभी बेनिफिट्स आपको जो दिए जा रहे हैं वो कैश नहीं है, लेकिन कैश की वर्थ तो रखते हैं। अगर पैसा मिलता आपको तो इन्हीं चीज़ों से, ये सारे, उसी पैसे से ये सारी चीज़ें खरीदते ना, कंपनी ने आपको दे दिया, कॉल्ड एज कैश इन काइंड बेनिफिट्स।
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, राइट। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए कंपनी का एम्प्लॉयर यानी ओनर जिसने उन एम्प्लॉयज़ को हायर कर रखा है, कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपके एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा दिया है, कॉल्ड एज, जैसे प्रोविडेंट फंड सुना होगा, पेंशन फंड सुना होगा, ये आप जब रिटायर होते हो तब ये पैसा मिलता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। और मिलेगा किसको? आपको। आज नहीं मिल रहा, आने वाले डेज में मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको समझने के लिए बेहतर होगा। 50,000 रुपये की सैलरी पर किसी एम्प्लॉय को रखा गया, सपोज आपको रखा गया, मान लीजिए अमाउंट छोटा है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 50,000 रुपये की सैलरी पे आपको रखा गया। जब आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, इन हैंड जब सैलरी मिलती है तो सिर्फ मिला पैसा कैश इन हैंड मिला 42,000, 8,000 रुपये कट गए। आप गए अपने HR डिपार्टमेंट के पास, आपने पूछा कि सर आपने तो बोला था कि 50,000 पर मंथ मिलेगा, ये तो 42,000 है। तो HR डिपार्टमेंट ने आपको समझाया कि 3,000 रुपये इसमें गया है आपका टैक्स, ठीक है, जो आपको इनकम पे करना होता है। अब बोला गया, मान लीजिए टैक्स का अमाउंट चला गया, मैंने 3,000 ले लिया समझाने के लिए, ठीक है। अब 3,000 तो निकल गया टैक्स, फिर आपने समझ लिया कि हाँ यार इनकम कमाते हैं, टैक्स देना चाहिए, तो इनकम टैक्स कट रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन सर फिर भी 5,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ये 5,000 रुपये कहाँ है, क्यों नहीं मिला? तो कंपनी ने समझाया, HR डिपार्टमेंट ने समझाया कि ये 5,000 रुपये हर महीने हम आपके प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं, जब आप रिटायर होगे ना तो ये पैसा तब मिलेगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कंपनी आपके फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रही है, हर महीने 5-5 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करके। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, और इस कॉन्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा। आज नहीं मिल रहा, आने वाले डेज में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। सो दिस इज़ योर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इस बात से आप बहुत सहमत थे, आपने कहा कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छा कर रही है, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा कर रही है। घर लौटते वक्त आपने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपने बेनिफिट के लिए मैं भी कुछ अपने फ्यूचर को सिक्योर करूं। जब कंपनी मेरे बारे में सोच सकती है तो मैं अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकता, राइट। तो अब आपने फैसला लिया कि हर महीने जो 42,000 इन हैंड मिलता है उसमें से 2,000 रुपये की बचत करोगे, LIC कराओगे, LIC में पैसा जमा कराओगे, मान लो, ठीक है। तो ये जो 2,000 रुपये हर महीने आप LIC कराने का फैसला कर रहे हो, ये पैसा, ये कंट्रीब्यूशन, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ये इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन है, या यूं कहें कि ये एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है। ये 2,000 रुपये आपको कंपनी अलग से नहीं दे रही है कि सर ये भी ले लो 2,000, इसकी LIC करा लेना। जो 42,000 इन हैंड मिला उसी में से आपने बचत करके ये पैसा आपने जमा किया LIC में, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सेविंग्स कहलाएगा। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? ये एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये आपका कॉम्पनसेशन नहीं होगा, ठीक है। एक छोटी सी बात हमने सीखी है यहाँ पर, वो लिख देता हूँ मैं ताकि आप सब लोग समझ सकें। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स काउंट नहीं होता, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम काउंट होता है, ये ठीक है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन आपकी सेविंग्स का पार्ट है, ये आपका वो पैसा नहीं है जो आपने कमाया है, ठीक है जी। चलिए अब एक हमने पढ़ा इसमें वेजेस एंड सैलरीज, एक पढ़ा बोनस, एक पढ़ा हमने अलाउंसेस, एक पढ़ा हमने कैश इन काइंड, और एक पढ़ा हमने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। इन सभी को ऐड करके आपको मिलता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है जी। अच्छा, अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है मेन कंपोनेंट, और सब कंपोनेंट्स भी दे रखे हैं, आप समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ मेन कंपोनेंट लेना चाहिए, सब कंपोनेंट्स छोड़ देने चाहिए, ये ठीक है। ये हमने पढ़ा कॉम्पनसेशन और इसके सब कंटेंट्स। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस की। आइए समझते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये समझ गए होंगे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में कितनी तरह की इनकम आती है हम ये जानेंगे। तो समझिए,
ऑपरेटिंग सरप्लस में दो तरह की इनकम होती है, एक होती है प्रॉपर्टी की इनकम और एक होती है ओनरशिप की इनकम। किसकी? प्रॉपर्टी की इनकम और ओनरशिप की इनकम। प्रॉपर्टी की इनकम जो होती है उसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लिया हमने, एक है रेंट और एक है भाई रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है। ओनरशिप की इनकम होती है, हमने उसको दो हिस्सों में बांट लिया, एक है इंटरेस्ट और एक है प्रॉफिट। राइट। तो अगर सिंपल मैं रखूं इसको, तो इन चारों को ऐड करने के बाद आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। इन चारों को ऐड करने के बाद आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। प्रॉपर्टी की इनकम से बात करें, रेंट, आपने एक टेंजिबल एसेट किसी को यूज़ करने के लिए दिया, उस यूसेज का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर वो पर्सन आपके एसेट को यूज़ कर रहा है, टेंजिबल एसेट्स को यूज़ कर रहा है, तो उसका बेनिफिट वो आपको देगा, कॉल्ड एज रेंट। बिल्डिंग का किराया वगैरह वगैरह ये है। रॉयल्टी जी होता है, रॉयल्टी समझिए, रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी दो तरह के एसेट्स पे हम रेज करते हैं, एक हमारा टेंजिबल एसेट्स पे भी होता है और एक इनटेंजिबल एसेट्स पे होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपने एक्सक्लूसिव राइट सिक्योर कर रखा है। एक्सक्लूसिव राइट सिक्योर करने का मतलब क्या होता है भाई? आपने मान लीजिए कोई म्यूज़िक कंपोज किया और ये म्यूज़िक आपने कॉपीराइट करवा लिया, यानी लाइसेंस ले लिया। अब इस म्यूज़िक कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए, यानी कॉमर्शियली, कोई भी कंपनी या कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं कर सकता, आपकी परमिशन चाहिए। ठीक है। वो म्यूज़िक डायरेक्टर आपको अप्रोच करता है, कहता है भैया ये म्यूज़िक दे दो हमें, ठीक है, ये बड़ा अच्छा है, हम अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करने वाले हैं, अपने किसी भी फिल्म में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। और क्योंकि ये कॉपीराइट म्यूज़िक था तो उसने आपकी परमिशन मांगी, इस परमिशन के बदले वो आपको कुछ चार्ज देगा। ये कॉपीराइट आप उसको लीज़ कर दो, ये जो लाइसेंस है आपके पास में वो कहता है आप उसको दे दो, ठीक है, और उसका कुछ बेनिफिट ले लो। दैट बेनिफिट इज़ कॉल्ड क्या? रॉयल्टी। रेंट नहीं बोलेंगे इसे, रॉयल्टी बोलेंगे, क्योंकि वो आपकी एक्सक्लूसिव इनकम है जो आपने अपने इनटेंजिबल एसेट्स के लाइसेंस को लीज करके जनरेट किया। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स पे भी होता है। सपोज करिए एक लाइसेंस मिला है आपको कोल एक्सट्रैक्ट करने का, कोल एक्सट्रैक्ट करने का लाइसेंस आपको मिला हुआ है, प्रॉपर्टी आपकी है। ठीक है। उस प्रॉपर्टी के नीचे ज़मीन में कोल है और उसका लाइसेंस आपको मिला हुआ है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, सपोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स एंड कोल फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। आपने कहा सर मेरा काम नहीं है, मैं कुछ और करता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लाइसेंस है मेरे पास में, क्यों ना एक काम करें कि ये लाइसेंस किसी कोल माइन कंपनी को दे दें जिसके पास में ज़रूरत है, जिसको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। हमने क्या काम करा, हमारा लाइसेंस हमने कोल माइन कंपनी को लीज पर दे दिया और कहा कि हमारी इस प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, कोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। वो कोल माइन कंपनी आपके एक्सक्लूसिव राइट को, आपके एक्सक्लूसिव लाइसेंस को शेयर कर रही है, उसके बदले में वो कोल माइन कंपनी आपको कुछ पैसा देगी, कॉल्ड एज रॉयल्टी। ठीक है। दो जगह पे, टेंजिबल एसेट्स पे, इंटेंजिबल एसेट्स पे, दोनों से आपने प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करी है, दैट इज योर रॉयल्टी पार्ट। ठीक है। नॉट कॉल्ड एज रेंट बिकॉज इनकम जनरेटेड आफ्टर लीजिंग द राइट्स ऑफ सबसॉइल एसेट्स इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। इनकम जनरेटेड आफ्टर लीजिंग द राइट्स ऑफ सबसॉइल एसेट्स, एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है। आपका हुनर, आपकी कुछ अलग बात है, जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सक्लूसिव है। ठीक है। इनकम जनरेटेड आफ्टर लीजिंग द राइट्स ऑफ सबसॉइल एसेट्स इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। आइए एक चीज़ और जानिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में रॉयल्टी गिवन नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में रॉयल्टी गिवन नहीं होता। मैं एक इस पे छोटा सा कंडीशनल मार्क लगा रहा हूँ, मतलब रॉयल्टी अगर है क्वेश्चन में कम ट्रीट करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, रॉयल्टी नहीं है छोड़ देंगे एज इट इज़। ठीक है। राइट, सिंपल। अब आइए इंटरेस्ट की बात करते हैं। ओनरशिप की इनकम आ जाती है इंटरेस्ट। ठीक है, कि भाई आपने इंटरेस्ट कमाया है, ठीक है, रिसीव बैंक में पैसा जमा किया था, उसका बेनिफिट मिल रहा है, आपने डिबेंचर्स खरीद रखे तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वगैरह वगैरह, नॉर्मल कॉमन सी बात है, इंटरेस्ट। और एक है लास्ट में जी प्रॉफिट। क्या है प्रॉफिट? प्रॉफिट समझिए, हर कंपनी प्रॉफिट के 3 टुकड़े करती है, 3 हिस्से करती है। एक हिस्सा हम गवर्नमेंट को दे देते हैं इन द नेम ऑफ
कॉर्पोरेट टैक्स, एक हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है कॉल्ड एज डिविडेंड, और एक हिस्सा कंपनी अपने पास में बचा कर रखती है कॉल्ड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ये तीनों कंपोनेंट्स ऐड कर दीजिएगा। प्रॉफिट भी दिया हुआ है और ये सब भी दिया हुआ है, आप लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, मेन कंपोनेंट एंड सब कंपोनेंट वाला फॉर्मूला सेम रहेगा। अच्छा जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये कहानी है। एक छोटा सा मेरे को इसमें एक चीज़ याद आता है, वो मैं बताता हूँ आपके साथ। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? क्या करें आप? ये देख रहे हो, ये है सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ, प्रॉफिट, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। पता है क्या है ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट, मतलब जिसमें इस प्रॉफिट में टैक्स इंक्लूडेड है। और ये पता है क्या है? ये देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब इसमें टैक्स माइनस किया हुआ है। तुम्हें क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए ना, फॉर्मूला तो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें? प्लस कर देना चाहिए इसमें कॉर्पोरेट टैक्स, क्वेश्चन में दिया होता है। तो अगर आपने ये कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, मैंने अपने आप को सेटिस्फाई किया ये बताकर कि क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स ऐड करके आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है दिस इज इन जर्नल मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ अब इसमें लास्ट कंपोनेंट है। हमने दो कंपोनेंट पढ़ लिए, एक पढ़ा कॉम्पनसेशन, एक पढ़ा हमने ऑपरेटिंग सरप्लस। एक लास्ट कंपोनेंट हम पढ़ेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये एक ऐसी इनकम है जिसका इसका सब कंपोनेंट नहीं दिया होता। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड से हम समझते क्या है, पहले ये जान लेते हैं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होता क्या है? कोई भी पर्सन जो सैलरी की इनकम नहीं कमा रहा, प्रॉपर्टी की इनकम नहीं कमा रहा, ओनरशिप की इनकम नहीं कमा रहा, वो इनकम कमा रहा है अपने उस रिसोर्स से, अपने उन पर्सनल रिसोर्सेज से जिन रिसोर्सेज को अप्लाई किया, एम्प्लॉय किया उसने और ख़ुद को पैसा कमाने के काबिल बनाया। यानी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस की बात कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। शॉपकीपर्स, रिटेलर्स, आपके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आपके डॉक्टर्स होते हैं जिनके प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनकी प्राइवेट फर्म्स हैं, ठीक है, एक लॉयर, एक एडवोकेट जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका चैम्बर है प्राइवेट प्रैक्टिस चैम्बर। ठीक है, तो इन लोगों की जो इनकम होती है इनको कैटेगराइज करते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में। पता है, इसका सब कंपोनेंट नहीं हो सकता बिकॉज ये मिक्स्ड इनकम बहुत सारी हो सकती हैं। तो हमने बोला कि कोई भी इनकम इस कैटेगरी में अगर लाई करती है तो उसे मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी बनाते हैं और इसको उसमें पुट करते हैं। एक चीज़ जानिएगा, अगेन इसके ऊपर भी एक कंडीशनल मार्क है। इसका मतलब ये भी एक डाइसी कंपोनेंट है, मतलब क्वेश्चन में दिया हो भी सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। हम इन तीनों को ऐड करके क्या निकाल लेते हैं? आपका एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो यही एनडीपी एट एफसी कहलाता है आपका डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इसी को कहते हो डोमेस्टिक इनकम, राइट। और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाने के लिए वही कन्वर्टर इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है जी, तो ये हमने ख़त्म किया इनकम मेथड। और इनकम मेथड के बाद बारी है अपने मेजरमेंट ऑफ